ट्रम्प के टैरिफ के बीच जिस जीडीपी का अनुमान ये लगाया जा रहा था कि इस पर टैरिफ का रेसिप्रोकल असर पड़ेगा, इसी जीडीपी को लेकर जो नतीजे सामने आए उसने ये बता दिया कि भारत ने ट्रम्प के टैरिफ को मुंहतोड़ जवाब दिया है। In what marks a strong start to the financial year, India's overall exports rose by 6% year-on-year in the first quarter of FY26, reaching $210.31 billion. दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि हम चाइना की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम अमेरिकन ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हम इतने दिनों तक वर्ल्ड नजरअंदाज कर रहा था। बट सडनली फिगर जो आ रहे हैं चाइना से, वो एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। However, ongoing tariff and trade policy uncertainties will impact external demand, prolonged geopolitical tensions. Taking all these factors into account, real GDP growth for this year is now projected at 6.8%. This is a revision from our earlier forecast of 6.5%. सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लोबल इशू है वो तो टैरिफ का ही नजर आ रहा है, जिसमें इंडिया विच इज कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन लग ऐसे रहा है कि बड़ा ताल्लुकात खराब हो गए। जैसे जो जियोपॉलिटिकल फील्ड इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टैरिफ सैंक्शंस आते हैं और चाइना ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके बाद से कुछ चीजें उभर के आ रही हैं जहां पर भारत की जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली पेड ऑफ एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर basically where you're saying is boss, sanctions won't work, they will not bite and they will not bite as you guys intend. रेवेन्यू आएगा, इंडिया को फायदा होगा, इंडिया की आवाम को फायदा होगा। इंडिया के अंदर रेवेन्यू की बात करें, अंदर टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, बड़े बड़ी कंपनीज के बड़े बड़े सीईओज आपको इंडियन नजर आते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? भाई उन लोगों ने अपने आप को इम्प्रूव किया। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया की इकोनॉमी एक बार फिर हेडलाइंस बना रही है। लेटेस्ट फिगर के हिसाब से देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8% तक प्रोजेक्ट किया गया है और ये ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक क्लियर सिग्नल है कि भारत की इकोनॉमी फुल इंजन स्पीड पर चल रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब दुनिया भर में डिमांड प्रेशर है, यूएस ने टैरिफ लगाए हुए हैं, तब भी इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर बूम कर रहा है। इंजीनियरिंग गुड्स से लेके फार्मा और टेक्सटाइल्स तक इंडियन एक्सपोर्टर्स नए मार्केट्स कैप्चर कर रहे हैं और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। यूएस ने टैरिफ लगाते हुए ये सोचा होगा कि भारत तो हम पे डिपेंडेंट है, पर भारत ने अब अपने नए अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है। वो दूसरी कंट्रीज़ के अंदर अपने गुड्स और प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे भारत की जीडीपी को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा और वो तेज़ी से ग्रो कर रही है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, पीएलआई स्कीम्स और ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स ने इंडिया को एक नई पोजीशन दी है। टैरिफ्स के बावजूद बायर्स डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। ये ग्रोथ सिर्फ एक इकोनॉमिक कहानी नहीं बल्कि एक मैसेज भी है कि इंडिया अब ग्लोबल इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुका है। आगे चैलेंज होगा इस मोमेंटम को सस्टेन करने में और हमें पूरा भरोसा है भारत ये मोमेंटम आगे भी बनाए रखेगा। लेकिन अभी के लिए भारत की कहानी एक राइजिंग पावर हाउस की लग रही है। अगर हम बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वो भी भारत जितनी इकोनॉमी के हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए आगे क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि हम चाइना की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम अमेरिकन ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को हम इतने दिनों तक वर्ल्ड नजरअंदाज कर रहा था। बट सडनली फिगर जो आ रहे हैं चाइना से, वो एक तरह से बहुत ही खतरनाक है। जिसमें मैं ये बता देता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में सुना भी होगा कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस क्या था। उस समय ये जो टोटल सबप्राइम क्राइसिस जो अमेरिका का था ना, वो अराउंड $3.2 ट्रिलियन था। उस समय अमेरिकन जीडीपी थी $15 ट्रिलियन की। तो अमेरिका ने क्या किया, वो डेब्ट को अपने बुक्स में ले लिया और उन्होंने ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है उसको डेब्ट को फेड ने अपने बुक्स में लेके जितने भी एंटरप्राइजेस जो एक तरह से कोलैप्स हो गए थे उनको नेशनलाइज कर दिया था। तो ये एक समझ लीजिए $15 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और $3.2 ट्रिलियन अगर वो अगर डेब्ट उनको नेशनलाइज करना है, इजीली कर चुका, 20% ही था।
तो उस समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाद में आपने देखा है कि एक ग्रोथ स्टोरी चली थी। चाइना ने भी एक तरह से सोचा है कि लेट मी जॉइन द बैंडवैगन, और उन्होंने भी एक तरह से चाइना के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चालू हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम ऐसा था कि चाइना के अंदर एक टारगेट दिया जाता था लोकल गवर्नमेंट्स को कि आपको अपनी इकोनॉमी को 5% बढ़ाना है, अपनी सिटी को, अपनी प्रोविंस को। तो एवरी गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट थी जो चाइना के अंदर, वो सीसीपी में अपना स्थान बनाने के लिए उस प्रोविंस का गवर्नर वहां पे ग्रोथ लाने की कोशिश करता था। चाइना में एक ऐसा है कि 25 to 30% जो उनकी इकोनॉमी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन रियलिटी सेक्टर। अब ऐसा है कि चाइना के अंदर एक तरह से आज की डेट में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चला, इट कैरिड आउट फॉर अराउंड 8 to 10 years। सुपर ग्रोथ हुआ, इतना मतलब मैसिव ग्रोथ हुआ कि एवरीबडी स्टार्टेड प्रेजिंग द चाइनीज ग्रोथ मॉडल। अब वहां पे सिटीज बन रहे थे, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बन रहा था, वहां पे एक तरह से स्काई स्क्रेपर्स बन रहे थे, बुलेट ट्रेन्स बन रही थी। चाइना का जो स्केल है वो डेवलपमेंट देख के सब लोग डर चुके थे, एंड एवरीबडी वाज प्रेजिंग चाइना। बट सब लोग भूल गए थे कि एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। और जिस हिसाब से चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोकल गवर्नमेंट्स को टारगेट दिए, और उस लोकल गवर्नमेंट्स को टारगेट मीट करने के लिए उन्होंने लोन्स लेना चालू कर दिया। उस लोन को लेने के लिए आज ऐसी हालत है, अगर टोटल डेट चाइना का देखें उनकी जीडीपी का, इट इज अराउंड 300%। दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है। सबको मालूम है चाइना की इकोनॉमी 18 to 20 ट्रिलियन डॉलर्स है। ठीक है, आपने समझ लीजिए 20 ट्रिलियन पकड़ लीजिए। पर अगर उनका डेट देखा जाए ना, तो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल गवर्नमेंट चाइना की डेट है उनका 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स का है। जो उनकी लोकल गवर्नमेंट है ना, जो प्रोविंसेस चलाती है, वो 5.6 ट्रिलियन डॉलर्स का है। जो स्टेट पीएसयूज है चाइना के अंदर, अराउंड 2000 स्टेट पीएसयूज है। डेटा बता रहा है, इंटरनेट से निकाला है, 14 ट्रिलियन डॉलर्स है। इक्वल एक चीज है हाउस होल्ड डेप्ट ऑफ चाइना, वो अराउंड 11.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। कॉर्पोरेट डेट ये बताया जाता है चाइना में अराउंड 4 से 5,000 प्राइवेट कंपनीज की, अराउंड 20 ट्रिलियन डॉलर्स। और उनका लोकल गवर्नमेंट फाइनेंशियल व्हीकल जिसके थ्रू उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बूम फाइनेंस किया था, इट इज अराउंड 9 ट्रिलियन। ये सब मोटा मोटी है, अगर ऐड कर लिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 58 to 59 ट्रिलियन डॉलर्स हो जाता है। तो इट इज अराउंड 300 प्लस परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जैसे जैसे जो जियोपॉलिटिकल फील्ड इवॉल्व हो रहा है, जैसे जैसे टैरिफ सैंक्शंस आते हैं, और चाइना ने भी जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसके बाद से कुछ चीजें उभर के आ रही हैं जहां पर भारत की जियोपॉलिटिक्स इज एक्चुअली पेड ऑफ, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहां पर बेसिकली वेर यू सेइंग इज बॉस, sanctions won't work, they will not bite and they will not bite as you guys intend। दो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले टनल बोरिंग मशीन्स जो मुंबई हैदराबाद अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे के लिए अंडर सी टनल और ये सब चीजों के लिए चाहिए, काफी टाइम तक, महीनों तक एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चाइनीज पोर्ट्स में खड़ी हुई हैं, डिस्पाइट इट बीइंग अ जर्मन ऑर्डर। बाय द वे, जर्मनी को हमने ऑर्डर दिया था जिसने चाइना से बनवाया था। चाइना रोक के बैठा हुआ है क्योंकि वो भारत को नहीं देना चाहता, लेकिन अब फाइनली कुछ ना कुछ होके लास्ट मशीन्स आई हैं। यहाँ पर जर्मन एम्बेसडर ने बोला है दिस विल बी द लास्ट चाइनीज मशीन कमिंग इनटू इंडिया, लेकिन वही नहीं है। वो तो छोटी चीज है, सबसे बड़ी चीज ये है कि टनल बोरिंग मशीन की जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्री है, वो दे आर वांटिंग टू सेट अप शॉप इन इंडिया इटसेल्फ, क्योंकि वो बोलते हैं यार इंडिया के अंदर काफी आगे पोटेंशियल है, तो वी विल एक्चुअली सेट अप द शॉप ओवर हियर इटसेल्फ। तो एक डी रिस्किंग यहाँ पर बड़ी क्लियरली निकल के आती है। काफी आपने बैक एंड पे बात करी होगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ योर प्रोजेक्ट्स गेट हेल्ड अप बिकॉज ऑफ दिस। एंड चाइना जो एक कहीं ना कहीं, अगर आपको याद होगा, जब मोदी जी चाइना गए थे तो ये टनल बोरिंग मशीन के बारे में बोला था कि वो रिलीज कर देंगे, तो वो तो रिलीज कर दी उन्होंने, बट वी डोंट वांट टू टेक फ्यूचर रिस्क, सो दिस इज बेसिकली रिस्क प्रूफिंग योरसेल्फ। नाउ देखिए, लोकल कैपेसिटी होना बहुत वैल्यूएबल है, एंड जो सैंक्शंस और ये सब चीजें हैं, कल पीयूष गोयल ने भी बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट दिया जहां पर उन्होंने भी ये चीज बोली कि साहब हम लोग ऐसा सिचुएशन में आना चाहते हैं जहां पर वी विल बेसिकली नॉट हैव दीज थ्रेट्स कमिंग ऑन टू अस ऑल द टाइम। तो ये जो थ्रेट्स काफी टाइम से हर जगह से आ रहे हैं, एंड वेर यूर सेइंग कि भाई कहीं ना कहीं, मैं सुनाता हूँ पीयूष गोयल जी ने क्या बोला है। तो ये जर्मन जो एग्जांपल है जहां पर आपने एक जॉइंट वेंचर करा है उनके साथ, एंड यू गोना बी
ब्रिंगिंग दिस कैपेबिलिटी टू भारत, ये बहुत ही एक अच्छी चीज है। दूसरा, H1B का जो शॉक आया उससे हुआ क्या, लॉट मोर एप्लीकेशंस टुवर्ड्स GCCs इज कमिंग इनसाइड। नाउ GCC क्या है? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। लॉट ऑफ दीज टेक इंडस्ट्रीज हैव सेड, यार हम लोग कोविड के टाइम पे तो काम कर ही रहे थे, लोग वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे थे, व्हाई नॉट जस्ट रिलोकेट दिस एंटायर थिंग। So a lot of relocation of processes and all that stuff will happen, जहां पर AI integration, cyber design, quant, risk allocations, risk study, इन चीजों की तरह काफी सारी चीजें इस तरफ आ जाएंगी। This will be additional to as it is the GCC boom, और इसके ऑलरेडी हिंट्स अभी दिखने शुरू हो गए हैं। यूएस की तरफ से यहाँ पर एक काउंटर मूव करी जा सकती है, which is basically the Hire Act,